द नेक्स्ट कंपाउंड इज अमोनिया, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर। इसके पहले हमने देखा डाई नाइट्रोजन गैस, अब हम देख रहे हैं अमोनिया एज अ कंपाउंड। एज अ गैस भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे लिक्विड अमोनिया भी बनाई जा सकती है और गैसियस अमोनिया भी बनाई जा सकती है। सीधी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो प्रोसेस आया था वो एक वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। वोहलर नाम का एक साइंटिस्ट लेबोरेटरी के अंदर यूरिया का एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यूरिया को उन्होंने पानी में डाला, पानी के साथ यूरिया ने रिएक्शन किया और बना दिया अमोनियम कार्बोनेट। एक कंपाउंड हमें मिला जो कि बेसिकली एक सॉल्ट था। इस सॉल्ट को उन्होंने गर्म किया, जैसे ही उन्होंने इसे हीट किया तो इसके अंदर से अमोनिया गैस रिलीज होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो गई, पूरी की पूरी रिलीज हो गई, और बचा क्या हमारे पास? केवल वाटर मॉलिक्यूल इन दी टैंक, या जिस इक्विपमेंट के अंदर वो रिएक्शन कराई जा रही थी। तो जो अमोनिया है वो बेसिकली एयर में और सॉइल में बहुत लेस परसेंटेज में प्रेजेंट होती है, बहुत कम परसेंटेज में वहाँ पर प्रेजेंट होती है। और जितने भी हमारे नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, यूरिया जिसमें कि एक एग्जाम्पल है, या नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स हैं, उनके डिकम्पोजिशन से भी हम अमोनिया गैस को निकाल सकते हैं। साथ ही इसमें सेकंड प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दो, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं या अमोनियम सोडा लैक बोलते हैं। इसको हमें रिएक्शन करा देनी है किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम नाम देते हैं लाइम का। जैसे ही ये दोनों मिक्सचर आपस में रिएक्शन करेंगे, तुरंत अमोनियम आयन अपने अंदर से अमोनिया गैस को रिलीज़ कर देगा। जैसे ही अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज़ होगी, कैल्शियम क्लोराइड सेटल डाउन हो जाएगा, यानी कि एक हमें मिलेगा इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन दी वाटर। अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनिया गैस का लिबरेशन है, इनसोल्यूबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड की प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरा, अगर अमोनियम सॉल्ट को हम डाल देते हैं कास्टिक सोडा के साथ, अमोनियम सॉल्ट मतलब अमोनियम सल्फेट यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो बेसिकली रिएक्शन सिंपल है। Na सल्फेट को साथ में ले जाएगा Na2SO4 की फॉर्मेशन करता हुआ। अमोनियम आयन गर्म होते के साथ ही अमोनिया को लिबरेट कर देगा। बचा यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से बचा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये कंबाइन होकर के बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल। दोनों रिएक्शन हीटिंग पर चलेंगी, दोनों रिएक्शन एंडोथर्मिक होंगी। पहले एंडोथर्मिक प्रोसेस चलेगा और जैसे जैसे प्रोडक्ट की तरफ हम जाएंगे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी शुरू हो जाएगी। वो बीकर, जिस बीकर में रिएक्शन हो रही होगी इन रिएक्शन मिक्सचर्स के बीच में, वो बीकर गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अमोनिया गैस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तीसरा जो प्रोसेस हमारे पास होता है वो है हेबर प्रोसेस। बहुत कॉमन सा प्रोसेस है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 का रेशो हमने लेना है, और जैसे ये कंबाइन होंगे ये हमें बना करके देंगे अमोनिया गैस। यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो होती है -46.1 किलो जूल पर मोल। अभी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है बेसिकली ये माइनस में रिप्रेजेंट की हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ बाहर निकलती है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इज़ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब आप इसे रिएक्शन के साथ लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा 2NH3 + 46.1 किलो जूल पर मोल। जब हम रिएक्शन के बाहर लिखते हैं तो वो पॉजिटिव की वैल्यू माइनस की हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर द कंडीशंस इन अकॉर्डेंस टू ली शतेलियर प्रिंसिपल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हम N2 + 3H2 कंबाइनली बना रहे होंगे अमोनिया तो किन किन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, किन सर्कमस्टांसिस के अंडर ये रिएक्शन बनेगी। तो पहली कंडीशन है प्रेशर होना चाहिए आपका अबाउट 200 एटमॉस्फेरिक। दूसरी कंडीशन टेम्परेचर आपका होना चाहिए अबाउट 700 केल्विन। तीसरी कंडीशन कैटलिस्ट आपका होना चाहिए एटलीस्ट आयरन ऑक्साइड
विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3। आप नॉर्मली यहाँ पे आयरन का और मोलिब्डेनम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में इंडस्ट्रीज़ में आयरन और मोलिब्डेनम की जगह आयरन का ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, साथ में पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, बाकी ये मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। दोनों का काम होता है रिएक्टिविटी को बढ़ाना, और एम्फोटेरिक का काम होता है कंट्रोल करना रिएक्शन की रिएक्टिविटी अगर ज़्यादा फास्ट हो जाती है तो। नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में किस तरीके का कंपार्टमेंट या किस तरीके का चैम्बर यूज़ किया जाता है अमोनिया गैस को बनाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर यूज़ होने वाला जो कंपार्टमेंट है उसमें एक कंप्रेशर लगा होता है, एक पंप लगा होता है, एक बॉक्स है जिसको हम कैटलिस्ट बॉक्स बोलते हैं, और एक लास्ट में हमारे पास बीकर है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये कंटेनर है जिसके अंदर हम गैस को कंटेन करेंगे या गैस को कलेक्ट करेंगे। तो ये कलेक्टर की तरह भी काम करेगा। करना क्या है कि दो इंटरनल पाइप्स लगे हुए हैं जहाँ से हमें गैसेस को पास करना है, गैसेस को अंदर करना है। तो ट्यूयर की तरह भी ये काम करते हैं। हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस का 1:3 का रेशो इन पाइप्स के थ्रू आप अंदर डालेंगे। गैस मिक्स होते के साथ ही कंप्रेसर में पहुंचेगी। कंप्रेसर का काम है उसको 20 मिलियन पास्कल वैल्यू तक कंप्रेस करना। कंप्रेस होने के बाद उसको भेज दिया जाएगा कैटलिस्ट चैम्बर में। कैटलिस्ट चैम्बर में पहले से ही रखा होगा आयरन ऑक्साइड और एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड K2O का मिक्सचर, जिसका टेम्परेचर नियर अबाउट 700 केल्विन है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आते ही हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों रिएक्शन करती हैं और बना देती हैं N2+H2+ अमोनिया। बेसिकली ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं कि जितनी बार भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में इस कैटलिस्ट चैम्बर में पहुंचती हैं उतनी ही बार कुछ अमाउंट अनरिएक्टेड रह जाता है और कुछ अमाउंट रिएक्शन करके अमोनिया बना लेता है। तो जो चीज़ अमोनिया बनती जाएगी, जितना अमाउंट अमोनिया बनता जाएगा उसको हम कलेक्ट करते रहेंगे कलेक्टर के अंदर, और जो गैसियस फेज में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बची रह जाएंगी, जो अनरिएक्टेड पार्ट होगा वो वापस से कलेक्टर के थ्रू पंप से होते हुए कैटलिस्ट चैम्बर में अगेन एंड अगेन रिवर्सिबल साइकिल के साथ जाती चली जाएगी। इस तरीके से हेबर्स प्रोसेस की हेल्प से हम आसानी से अमोनिया गैस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात कर लें अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि अमोनिया जो है वो एक कलरलेस गैस है और इसके पास एक पंजेंट ऑडर होता है, पंजेंट स्मेल होती है, बहुत तीखी स्मेल पाई जाती है अमोनिया की। अगर हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट की या बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये 198.4 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर फ्रीज होती है और 239.7 केल्विन टेम्परेचर पर ये बॉयल होती है। तो इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर याद रखना है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट दोनों में ये पाई जाएगी। सॉलिड अमोनिया भी पाई जाती है और लिक्विड अमोनिया भी पाई जाती है। जब ये सॉलिड स्टेट पर या लिक्विड स्टेट पर मिलेगी तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कल भी बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच जब बॉन्डिंग की बात की जाएगी, जिसमें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन हो, तो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों ही स्टेट में नाइट्रोजन हमें देखने के लिए मिलती है। और नाइट्रोजन जब अमोनिया की फॉर्म में हमें मिल रही हो NH3, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंसिस्टेड होते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। इन केस ऑफ वाटर एंड दैट अकाउंट्स फॉर इट्स हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दैट एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉलिकुलर मास। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को क्या बनाती है, हायर बनाती है, ज़्यादा बनाती है। इसका मॉलिकुलर मास के अलावा दूसरा फैक्टर है इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज करने का, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर को लेकर के, तो स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया कुछ हमें ऐसी दिखाई देती है, पिरामिडल स्ट्रक्चर हम इसको बोल देते हैं क्योंकि पिरामिड की तरह ये स्ट्रक्चर तैयार होती है।
तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है वो बेसिकली सेंटर पर बैठा होगा, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे और एक लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा नाइट्रोजन का, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देता। अब अगर हम इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ की, वो बॉन्ड लेंथ है 101.7 पिकोमीटर की, और जो बॉन्ड एंगल है अमोनिया मॉलिक्यूल में वो है 107.8 डिग्री, जो कि CH4 के बॉन्ड एंगल से थोड़ा सा कम हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को इतना ज़्यादा रिपेल कर देते हैं कि वो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा 109.24 डिग्री मिनट से कितना आ जाएगा 107.8 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन चेक करता हूँ तो हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलता है sp3, यानी कि जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन के साथ कंसिस्ट होने के लिए वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसका एक s ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन देते हैं रिएक्शन में अमोनिया का मॉलिक्यूल बनने के लिए या अमोनिया की स्ट्रक्चर बनने के लिए। तो जो शेप है बेसिकली वो कैसी है, वो पिरामिडल है। देखो ये पिरामिड की तरह एक स्ट्रक्चर बन रही है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो पिरामिडल होगी और जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। ये बात हमें याद रखनी है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो पिरामिडल होगी और अगर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। इस तरीके से इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमें याद रखने हैं। प्रॉपर्टी में बात करूँ अगर तो अमोनिया जो है, अमोनिया गैस वो हल्की सी या मतलब गैसियस फॉर्म में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती है पानी के अंदर। अमोनिया को अगर गैसियस फॉर्म में पानी के अंदर डाला जाए तो वो अपना एक एक्वस सॉल्यूशन बनाती है जो कि कैसा होता है, वीक बेस का सॉल्यूशन होता है, वीकली बेस सॉल्यूशन होता है। अमोनिया पानी में जाते के साथ ही अमोनियम आयन को और हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट करती है। अब क्योंकि अमोनियम आयन जो है वो बहुत वीक है और हाइड्रोक्साइड आयन थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अमोनियम स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो भी बेसिक होता है लेकिन वीक बेस उसको कंसीडर किया जाता है। तो दोनों ही आयन की कंसिस्टेंसी अच्छी खासी पाई जाती है जब अमोनिया को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन अमोनिया हाइड्रोक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद जिंक सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड रेस्पेक्टिवली। एक बार इसको जिंक सल्फेट से रिएक्शन करानी है, एक बार फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करानी है। तो जिंक सल्फाइड से जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है तो अमोनियम अपना एक सल्फेट सॉल्ट बना लेता है और जिंक आसानी से हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी देखने के लिए मिलेगा सॉलिड फॉर्म में और अमोनियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में ही उस बीकर में पड़ा रहेगा जिस बीकर के अंदर वो रिएक्शन कराई जा रही है। सिमिलरली अगर हम FeCl3 की रिएक्शन कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इसके ऑक्सीजन से, और जैसे ही ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये बना देगा ब्राउन पीपीटी ऑफ Fe2O3.XH2O जिसको हम बोलते हैं रस्ट। ये फॉर्मेशन कर देता है रस्ट की, और अमोनियम जो है वो क्लोरीन को लेकर के बाहर निकल जाता है अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करता हुआ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों तरीके याद रखने हमें। जिंक सल्फेट से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम सल्फेट बाहर जिंक का ऑक्साइड बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड पूरा का पूरा सेपरेट हो जाता है और आयरन ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन करते हुए रस्ट का फॉर्मूला या रस्टिंग के प्रोसेस को ये करा देता है स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि हाउ आर द मेटल आयंस लाइक कॉपर 2 पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव डिटेक्टेड यूजिंग अमोनिया। ये केमिकल टेस्ट की तरह यूज किया जाता है क्वेश्चन को। तो बेसिकली कॉपर आयन और सिल्वर आयन की हम बात कर रहे हैं। क्लासेस में पहले भी कई बार इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट किया है। केमिकल टेस्ट है कॉपर आयन का और सिल्वर आयन का। तो कॉपर आयन अगर अमोनिया से रिएक्शन करते हैं, अगर एक्वस कॉपर आयन यानी कि आप कॉपर सल्फेट ले लो तो एक्वस सॉल्यूशन बन गया। एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्वस स्टेट में पड़े होंगे, उसके अंदर अमोनिया लिक्विड अमोनिया डाल दो। एक्वस का मतलब है लिक्विड अमोनिया। अगर डीप ब्लू कलर आता है तो वो कन्फर्मेशन देगा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की।
और ये डीप ब्लू कलर मिलता है हमें कॉपर के और अमोनिया जो बनी है यहाँ पे, अमोनिया एज अ लाइगेंड जो काम कर रही है, इन दोनों के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से क्या बनती है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स बनती हैं। तो अगर डीप ब्लू कलर हमें मिलेगा तो वो कन्फर्मेशन देगा हमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का। सिल्वर के लिए हम टेस्ट करते हैं कि जो सिल्वर आयन है एक्वस स्टेट में वो हो सकता है AgSO4 से आया हो, Ag2SO4 से आया हो, किसी भी कंपाउंड से वो आ सकता है। तो एक्वस स्टेट में सिल्वर हमने लिया, उसके ऊपर सिल्वर आयन पास आउट किए। सबसे पहले वो वाइट पीपीटी बनाएगा AgCl की, AgCl के ऊपर आप अमोनिया गैस पास करोगे। अमोनिया गैस पास करने के बाद अगर वो पूरा का पूरा कंपाउंड कलरलेस ही रहता है, जैसा हमने लिया था वो एज इट इज़ बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो कन्फर्मेशन देगा सिल्वर आयन का। दोनों रिएक्शंस को सिल्वर टेस्ट और कॉपर आयन टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि फ्रॉम द रिएक्शन व्हाट टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमोनिया कैन बी गैदर्ड, कि रिएक्शन से आप अमोनिया की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से एक प्रॉपर्टी हमें मिलती है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन द अमोनिया मॉलिक्यूल मेक्स इट लुईस बेस। ये क्या बना देती है, अभी हमने देखा इसका सॉल्यूशन भी कैसा होता है, वीक बेसिक होता है। जब अमोनिया को पानी में डालते हैं उसका सॉल्यूशन भी वीक बेस मिलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा और मेटल आयन के साथ बहुत आसानी से अपना एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, जिसकी वजह से हमें डिटेक्शन होता है मेटल का। अगर नाइट्रोजन एक्वस स्टेट में अपने लोन पेयर को रिलीज़ ना करे तो ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो अगर कहीं पर नाइट्रोजन कंसिस्टेड है और कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो वहाँ रिस्पॉन्सिबल होगा नाइट्रोजन का लोन पेयर, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा मेटल के साथ और उसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देगा, साथ के साथ हमें मेटल की डिटेक्शन करके देगा। नेक्स्ट और लास्ट इसमें आ जाता है हमारे पास यूजेस ऑफ अमोनिया। तो अगर मैं अमोनिया के यूज़ की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहली जो चीज़ है, हम बहुत सारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाते हैं विद यूजिंग अमोनिया, या अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, सारे के सारे कौन से हैं, अमोनिया के कंपाउंड हैं। सब किससे बने हुए हैं, अमोनिया से बने हुए हैं। तो अमोनिया का यूज़ किया जाता है इन सारी चीज़ों को बनाने में। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में भी अमोनिया का यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड को हम पढ़ेंगे, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन जब हम देखेंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा कि अमोनिया का क्या यूज़ है, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। और लास्ट इसमें आ जाता है कि लिक्विड अमोनिया इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, जिसको हमने अभी पहले भी पढ़ा कि लिक्विड फॉर्म में ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स में और कूलेंट वाले इक्विपमेंट्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये हो गई हमारे पास अमोनिया, उसकी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, अमोनिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ से दो क्वेश्चन और अराइज होते हैं। नंबर वन जो हमारे पास है वो है व्हाई डज अमोनिया एक्ट्स एज अ लुईस बेस, अमोनिया लुईस बेस की तरह कैसे काम करेगा। और दूसरा व्हाई डज NO2 डाइमराइजेज, ये अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। NO2 ये हमेशा डाइमराइज हो जाती है और अपना एक मॉलिक्यूल बनाती है N2O4। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी वेटेज है, काफ़ी बार रिपीटेशन हुआ है इनका बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अगर मैं बात करता हूँ अमोनिया की कि वो लुईस बेस की तरह काम क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन विच इज़ अवेलेबल फॉर डोनेशन। जैसे ही तुम इसको पानी में डालते हो तो ये अपने लोन पेयर को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होगा, बेसिक होगा। यानी कि लुईस बेस वो स्पीशीज़ होती हैं जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और वो एबल हो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कराने में या डोनेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कि व्हाई डज NO2 डाइमराइजेज, ये मोनोमराइज फॉर्म में नहीं मिलता, डाइमराइज फॉर्म में मिलता है। तो इसके पीछे का रीज़न है ओड नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स का पाया जाना या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पाया जाना। जिन स्पीशीज़ के पास ओड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओड इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे जिन कंपाउंड्स में, वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यानी कि
जैसे अगर मैं लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो इसका मतलब है वो एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशी बन जाएगा, और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशी को एग्जिस्ट करने के लिए अपने साथ एक और मॉलिक्यूल को कंबाइन कराना पड़ता है। स्टेबल होने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से ये जो NO2 है ये डाइमराइज हो जाता है और बना लेता है N2O4 का मॉलिक्यूल। जैसे ही ये NO2 से N2O4 में कन्वर्ट होगा तुरंत ही ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करेगा। तो यहाँ पर इसके पास इवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और NO2 फॉर्म में इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अभी टोटल ओड इलेक्ट्रॉन्स की मैं कैसे बात कर रहा हूँ, तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के टोटल 8 × 2 टोटल हो गया 16 7 23 23 इलेक्ट्रॉन्स जब ये NO2 की फॉर्म में है। अब क्योंकि ये ओड इलेक्ट्रॉन्स को कंसिस्ट कर रहा है इसकी वजह से ये स्टेबल नहीं रह पाता, तो इसको स्टेबल होने के लिए अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल को अपने साथ कंसिस्ट कराना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो ओड इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, दैट इज़ 46। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैंने बात करी है यहाँ पे, लेकिन हम हमेशा क्या देखते हैं, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से हम पता लगाएंगे किसी भी कंपाउंड का कि वो डाइमराइज फॉर्म में क्यों पाया जाता है और मोनोमराइज फॉर्म में क्यों नहीं पाया जाता। इसके साथ यहाँ पे अमोनिया हो जाती है ख़त्म। अमोनिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर हमने किए हैं डिस्कस। इसके आगे का काम देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।